तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज अपन रिसर्च एनालिस्ट NISM XV का चैप्टर 1 स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज अपन क्या पढ़ेंगे उसके बारे में जानकारी। रोल ऑफ रिसर्च एनालिस्ट, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसर्च एनालिस्ट, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरएक्शन विद कंपनी एंड क्लाइंट। ठीक है, रिसर्च एनालिस्ट के रोल क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इंटरएक्शन अगर किसी कंपनी या क्लाइंट से करते हैं तो उन्हें कौन से प्रिंसिपल का ध्यान रखना है, और इंपॉर्टेंट क्वालिटी दैट आर डिजायर्ड इन रिसर्च एनालिस्ट, यानी कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्वालिटी एक रिसर्च एनालिस्ट के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो जो पहला जो है उसमें ये बताया गया है कि जैसे अपन कोई नया फोन खरीदने जाते हैं, ठीक है, इमेजिन यू हैव डिसाइडेड टू बाय अ न्यू फोन, तो अपन क्या क्या चीजें देखते हैं। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, बैटरी लाइफ, मेगापिक्सल ऑफ कैमरा, ठीक है, और भी रिव्यूज देखते हैं। सेम यही प्रोसेस होता है एक रिसर्च एनालिस्ट के वर्क का। ठीक है, सेम यही प्रोसेस रिसर्च एनालिस्ट क्या करता है, टू हेल्प देयर क्लाइंट टू टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। रिसर्च एनालिस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है टू हेल्प देयर क्लाइंट टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। उनके रिसर्च में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, देन एनालिसिस, यानी कि कलेक्शन तो करना ही है, साथ में उसका एनालिसिस करना है, और उससे के एनालिसिस से डिसीजन लेना है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। ठीक है, डेटा एंड इंफॉर्मेशन आर इंपरेटिव टू द फंक्शन ऑफ रिसर्च एनालिस्ट, यानी डेटा और इंफॉर्मेशन रिसर्च एनालिस्ट के एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना, ये दो चीजें डेटा और इंफॉर्मेशन। ठीक है, रिसर्च एनालिस्ट नीड इंफॉर्मेशन पर्टिनेंट टू द इन्वेस्टमेंट बीइंग इवेल्युएटेड, यानी कि जो इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट करते हैं उससे इन्वेस्टमेंट डिसीजन या उस इंफॉर्मेशन से इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इवेल्युएट किया जाता है, या उसको वैल्यूएशन देखा जाता है कि इन्वेस्टमेंट जो अपन कर रहे हैं वो कितना सही और कितना गलत है। ठीक है, इवेल्युएट करना। तो इंफॉर्मेशन किस किस टाइप की होती है, दिस इंफॉर्मेशन इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट द मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। यह इंफॉर्मेशन जो होती है मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, इंडस्ट्री स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, यानी कि कौन सी इंडस्ट्री में अपन इन्वेस्टमेंट जो करने वाले हैं उसका एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज है, कि IT इंडस्ट्री है, या फिर टेलीकॉम इंडस्ट्रीज है। ठीक है, और कंपनी का स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, और ये इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन रिसर्च एनालिस्ट कहां से कलेक्ट करता है, फ्रॉम गवर्नमेंट स्टेटिक्स, और जो डेटा प्रोवाइड किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, कुछ डेटा ग्लोबल फैक्टर में भी कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, ग्लोबल फैक्टर जो इंपैक्ट करते हैं ना इंडस्ट्री को, उसका डेटा कहां से मिलता है, इंटरनेशनल एजेंसी लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये भी अपनी कुछ रिपोर्ट्स देते हैं, वर्ल्ड बैंक अपनी रिपोर्ट देता है, और अदर ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो ग्लोबल डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो। इसके अलावा रिसर्च एनालिस्ट को कहां से इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक जर्नल्स। ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का स्पेसिफिक एक जर्नल आता है या पब्लिकेशन आता है ना, रिसर्च जो अपन बोलते हैं कि इसका जर्नल आया है, वहां से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। ठीक है, कंपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कहां से
कलेक्ट की जाती फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। कंपनी के बारे में जानना है तो, जैसे फिनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट फाइल्ड बाय द कंपनी। ठीक है, जो एनुअल रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी के द्वारा फाइल किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ रेगुलेटरी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। ठीक है, और मीटिंग ऑफिशियल ऑफ द कंपनी, जो ऑथराइज होते हैं प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, और कैसे, इसके अलावा कहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे प्लांट और फैक्ट्री में विजिट करके। ठीक है, मार्केट सर्वे, एम्प्लॉय जो वहां काम कर रहे हैं, और स्टॉक होल्डर्स जो उस कंपनी का स्टॉक को होल्ड करके रखे हैं, उनका इंटरव्यू लेकर भी अपन डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन यहां से कलेक्ट कर सकते हैं। यहां तक सर जी आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब कुलदीप यादव जी, राहुल जी, ओके, ठीक है। एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज combination of understanding qualitative factor that affect operational performance such as efficiency of operation, competitiveness, business plan, work ethics। अब क्वालिटेटिव जो फैक्टर होते हैं एनालिसिस में, उसमें क्या क्या आता है? ऑपरेशन परफॉर्मेंस, इफिशियंसी ऑफ ऑपरेशन, जो वहां पे हम लोग कार्य आपका इंडस्ट्री या कंपनी जो कर रहा है उसका ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कैसा है, प्रॉफिट में है कि नहीं है, इफिशियंसी है कि नहीं है, कॉम्पिटिटिवनेस यानी कंपटीशन में है कि नहीं है, कि कंपटीशन से बाहर हो चुका है, यानी कि इतना खराब परफॉर्मेंस है कि कुछ है ही नहीं उनका। कंपटीशन जैसे अभी भारती एयरटेल और जियो कंपटीशन में है, एक दूसरे के कंपटीशन में रहते हैं, लेकिन अगर वही आइडिया का नाम लिया जाए तो आइडिया को अब कहाँ कोई यूज करता है, उतने ज्यादा लोग यूज नहीं करते हैं, तो कंपटीशन में वो नहीं है, नहीं के बराबर है। बिजनेस प्लान, बिजनेस प्लान है कि नहीं कंपनी के पास। वर्क इथिक्स यानी कि मैनेजमेंट के पास जो कार्य कर रहे हैं उसमें इथिक्स नाम की कोई चीज है कि बस बिना इथिक्स के कुछ भी हो रहा है वहां कंपनी में। तो ये सब चीजें क्वालिटेटिव पर्पस काम आते हैं। एक होता है एनालिसिस, क्वांटिटेटिव फैक्टर होते हैं। ठीक है, एक अपन ने क्वालिटेटिव देखा, अब एक होता है क्वांटिटेटिव फैक्टर, सच एज रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्क ऑफ देश फाइनेंशियल, यानी कि रिस्क उनके फाइनेंस में कितना है, रेवेन्यू आ रहा है कि नहीं, कॉस्ट कैसा है, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, ये सब चीजें क्वांटिटेटिव फैक्टर में होती है। इसके लिए देयरफॉर रिसर्च एनालिस्ट बहुत समय, लॉट ऑफ टाइम इंटरेक्टिंग विद कंपनी एंड अदर्स। ठीक है, बहुत समय वो स्पेंड करते हैं कंपनी के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, और वहां से डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, उसके बाद डिसीजन में आते हैं कि वेदर उसको बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, या सेल करना चाहिए पर्टिकुलर सिक्योरिटी या स्टॉक। तो उसके लिए क्या क्या है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, दो टाइप के डिसीजन। ठीक है, अब देखिए, रिसर्च एनालिस्ट आर डिफाइंड बाय नेचर ऑफ एनालिसिस दे डू, द कवरेज एंड यूज ऑफ रिकमेंडेशन दे प्रोवाइड। ठीक है, रिसर्च एनालिस्ट को तीन टाइप से डिफाइन किया गया है, थ्री टाइप्स। ठीक है, पहला है सेल साइड एनालिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। सेल साइड एनालिस्ट क्या होते हैं, जो रिसर्च रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में पब्लिश करते हैं ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ कंपनीज इंडस्ट्री विथ स्पेसिफिक रिकमेंडेशन टू बाय, होल्ड और सेल। ये सेल साइड एनालिसिस कौन करता है? This recommendation include the analyst expectation of future earning, यानी कि एनालिस्ट को क्या लगता है उसकी फ्यूचर अर्निंग ऑफ कंपनी एंड फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ सिक्योरिटी।
यानी कि फ्यूचर में उसका प्राइस टारगेट क्या हो सकता है। जैसे अपन ने कई बार देखते हैं ना कि कुछ लोग अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, ठीक है। इस टाइप के एनालिस्ट कौन सी कंपनीज या फर्म में काम करते हैं, तो ये इस टाइप के एनालिस्ट होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ब्रोकिंग फर्म्स, एडवाइजरी सर्विस फॉर क्लाइंट। जैसे अपने को एडवाइजरी फोन आते हैं ना कि सर ये बाय कर लो, ये सेल कर लो, तो वो रिसर्च एनालिस्ट है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ब्रोकिंग फर्म और एडवाइजरी सर्विस जो क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं उसको सेल साइड एनालिस्ट बोला जाता है, ठीक है। सेम ऐसी ही होता है बाय साइड एनालिस्ट। तो ये वर्क कैसे करते हैं, फॉर असेट्स मैनेजर, असेट्स मैनेजर के लिए काम करते हैं, लाइक म्यूचुअल फंड, हेज फंड, पेंशन फंड, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एफपीआई के लिए, ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजर्स के लिए, इन सभी के लिए ये सब बाय, परचेस और सेल करने का काम करते हैं, बाय साइड एनालिस्ट बोलते हैं। यानी कि ये किसके लिए काम करते हैं, म्यूचुअल फंड के लिए, हेज फंड के लिए, पेंशन फंड, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, एफपीआई, ठीक है, या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है। These एनालिस्ट जनरेट इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन फॉर इंटरनल कंजप्शन, यानी कि इंटरनल होता है, फंड मैनेजर्स के लिए ये करते हैं ऐसा, है ना। फंड मैनेजर विथ ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो फंड मैनेजर है उनके लिए ये रिसर्च अपना पब्लिश करते हैं, ना कि पब्लिक के लिए। पब्लिक के लिए कौन करता है, सेल साइड एनालिस्ट, ठीक है। Research report of this analyst are generally circulated among top management, investment management of employer firm, as this report contain recommendation about which security to buy, hold और sell, ठीक है। फिर वही लिखा गया है, इंटरनल कंजप्शन के लिए है, पब्लिक के लिए ये अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है, बाय साइड। थर्ड होता है इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट। तो ये किसके लिए काम करते हैं, फॉर ओरिजिनेटर या अपना खुद का फुल सर्विस फर्म जो डालते हैं उसके लिए ये काम करते हैं, ठीक है, अपना खुद का सब्सक्रिप्शन बेस में। यानी कि आप मुझे मंथली 2000, 1000, 5000 जो भी सब्सक्राइब कर लो, उस उसके बाद मैं आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन दूंगा। यानी कि जो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट होते हैं ना वो, ठीक है, इंडिपेंडेंट, उसमें भी इंडिपेंडेंट, यानी कि मैं, मेरा खुद का फर्म है। यहां तक क्लियर। तीन टाइप के रिसर्च एनालिस्ट अपने देख लिए, सेल साइड, बाय साइड और एक इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको एक बार अच्छे से स्टडी करना जरूरी है। तो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया ये किस टाइप के होते हैं, ठीक है। अब इनके क्लाइंट्स क्या होते हैं, इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हो सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज भी हो सकता है, फंड मैनेजर भी हो सकता है, ठीक है। और जो इंडिपेंडेंट वाले हैं वो अपना कस्टमाइज रिसर्च रिपोर्ट जो बिजनेस या इंडस्ट्री का है वो भी प्रोवाइड करते हैं अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट आए तो। और जो इनका रिपोर्ट का पर्पस होता है वो किसके लिए होता है, ऑफ दिस रिपोर्ट कुड बी वेरी फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी टू अंडरस्टैंडिंग कंपटीशन लैंडस्केप टू मर्जर एंड एक्विजिशन। यानी इनकी जो रिपोर्ट्स होती है उसको कंपटीशन के लिए, मर्जर या एक्विजिशन किसी कंपनी का करना है उसके लिए भी लोग यूज करते हैं। अब अपार्ट फ्रॉम दिस मेन कैटेगरी, entities such as newspaper, media and consolidator of information also provide research report, ठीक है। इन तीन कैटेगरी के अलावा न्यूज़पेपर, मीडिया, ठीक है, ये भी अपना रिसर्च कुछ कुछ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब देखिए, रोल ऑफ रिसर्च एनालिस्ट इज दैट ऑफ सेलेक्टेड टू डू अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ कंपनीज, evaluate their past performance
एनालिसिस हाउ अ कंपनी इज एक्सपेक्ट टू परफॉर्म इन फ्यूचर एंड मेक रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन देयर एनालिसिस। तो इसका ये मतलब है कि रिसर्च एनालिस्ट का रोल जो है वो है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करना कंपनी का, उनके पास्ट परफॉर्म को इवेल्युएट करना, यानी कि जो वैल्यू है वो सही है कि गलत है, और एनालिसिस करना कि फ्यूचर में वो कंपनी अच्छा कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब आगे, as stated before, research analyst primary role is to understand, evaluate growth of industry and companies. Let us briefly look at the aspect which research analysts explore while evaluating industry, companies और economy। ठीक है, तो रिसर्च एनालिस्ट का जो प्राइमरी रोल है वो है अंडरस्टैंड और इवेल्युएट करना ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड कंपनी। लेकिन इसके लिए क्या क्या चीजें देखी जाती है, ठीक है, उसके बारे में डिटेल दिया गया है। तो पहला है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी। तो उसमें क्या दिया गया है, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मैनर्ड केन्स बिलीव दैट गवर्नमेंट कुड चेंज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्री बाय एडजस्टिंग टैक्स रेट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो ये जो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है उनका ये कहना है कि किसी भी इंडस्ट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को चेंज किया जा सकता है टैक्स रेट को एडजस्ट करके। या तो टैक्स रेट कम कर दिया जाए या तो बढ़ा दिया जाए, दो चीजें गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग उस इंडस्ट्री में इंप्रूव कर दे तो, या डिक्रीज कर दे तो, दोनों में उस कंपनी की, इंडस्ट्री की इकोनॉमिकल परफॉर्मेंस चेंज होती है। ठीक है, therefore a growth dependent to a great extent on the economic environment, it become a important for analyst to understand the economy। इसलिए इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग एक रिसर्च एनालिस्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या क्या चीजें जो फैक्टर करती है, चेंज इन वेरियस मैक्रो इकोनॉमिकल फैक्टर, जैसे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है, इन्फ्लेशन, महंगाई कितनी है, इंटरेस्ट रेट कितना है, अनएम्प्लॉय रेट कितना है, ये सब चीजें, नेशनल इनकम बढ़ रही है कि नहीं, इन्फ्लेशन कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट से को भी देखना है, बेरोजगारी दर वो कितनी है, ये सबको स्टडी करना। फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी जो है आरबीआई देता है, उसके उसकी पॉलिसीज और उसके इम्पैक्ट को चेक करना। यस, एनी क्वेश्चंस क्लास? ये टाइम टेकिंग है, इसको डिटेल में अपन पढ़ रहे हैं तो भी 15 डेज में कंप्लीट हो जाएगी, पूरा डिटेल स्टडी करने के बाद भी। ठीक है, और डिटेल स्टडी करेंगे तभी वो एग्जाम में पास हो पाएंगे, अन्यथा ये शॉर्टकट में तो एनआईएसएम नहीं निकल सकता सर। ठीक है, अब और क्या चीजें इकोनॉमी में इंपैक्ट करता है, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि अपने देश में कितने विदेशी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, जो डायरेक्ट किया है, यानी कि डायरेक्ट यानी कि हमारे देश में आया, अपना ऑफिस बनाया और इन्वेस्टमेंट किया वो। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमारे देश की लिस्टेड कंपनीज में कितने एफपीआईज ने एंट्री ली। ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। और अपने देश में सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न कैसा है लोगों का, ठीक है, कितना सेविंग करते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं। ग्लोबल फैक्टर में जीडीपी ग्रोथ बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट कितना है और इंपोर्ट कितना है, यानी कि एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं कि इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इस पे भी बहुत सारी चीजें डिपेंड होती है। इसको आने वाली क्लासेस में बहुत डिटेल में स्टडी की जाएगी। ठीक है, ये सब चीजें पूछी जाती है।
सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करना, जैसे डिफरेंट इंडस्ट्री फेस डिफरेंट चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, जैसे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है, उसका डिफरेंट चैलेंज है, टेलीकॉम का अलग है, फार्मास्यूटिकल का अलग है, केमिकल इंडस्ट्रीज का अलग है, सब में अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। ठीक है, और इनका ग्रोथ का जो ग्रोथ भी जो है वो भी डिफरेंट होती है। ठीक है, किसी की डिमांड ज्यादा आ गई, फार्मा की डिमांड कोविड में बढ़ गई, जैसे मेडिसिन की जरूरत आ गई, आईटी की डिमांड बढ़ गई। तो ये अलग अलग फैक्टर ग्रोथ जो ड्राइवर होते हैं वो इम्पैक्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो एज अ रिसर्च एनालिस्ट अपना काम है अंडरस्टैंडिंग थ्रोली रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। ठीक है, रेगुलेटरी कैसा है इंडस्ट्री में, यानी कि गवर्नमेंट का ज्यादा रेगुलेशन तो नहीं है इसमें। बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपटीशन कैसा है, ऑपरेटिंग फैक्टर क्या है, सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड टू प्राइस, यानी कि अगर प्राइस बढ़ता है, ठीक है, डिमांड बढ़ने से, तो क्या उसकी डिमांड कम तो नहीं हो जाती, इस टाइप के। और कंज्यूमर बिहेवियर्स, कस्टमर का बिहेवियर चेंज तो नहीं हो रहा है कि पता चला आज किसी कंपनी में है कल किसी कंपनी में चले गए। ठीक है, आज कोई साबुन यूज कर रहे हैं कल दूसरा साबुन यूज करने लगे, आज कोई टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं कल दूसरा करने लगे, आज एक मोबाइल का यूज कर रहे हैं कल दूसरी कंपनी का मोबाइल यूज करने लगे। जैसे माइक्रोमैक्स एक समय कंपनी थी, बहुत बड़ी कंपनी थी इंडिया में माइक्रोमैक्स, अचानक से माइक्रोमैक्स खत्म हो गया। तो क्या उसने कंज्यूमर्स के बिहेवियर को सही तरीके से चेक कर पाया? नहीं, इसलिए। ठीक है, हाँ 30 अक्टूबर का फॉर्म फिल कर दीजिए। ठीक है, 30 अक्टूबर का फॉर्म फिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कंपनी। तो राहुल द्रविड़ इसमें एक एग्जांपल दिया है, राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग दोनों बड़े बैट्समैन है, ग्रेट, लेकिन उनका खेलने का तरीका अलग था। एक डिफेंसिव थे, एक एग्रेसिव थे, एक दूसरे से, और इनका स्ट्राइक रेट भी अलग था। ठीक है, स्ट्राइक रेट और क्या और क्या बोलते हैं उसको, औसत होना, औसत कितना है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि दोनों में से कौन अच्छा खेलता है, तो इसके लिए क्या है कि अगर बैटिंग पिच है, पिच, गेम टाइप की, T20 है कि टेस्ट है, पिच कैसी है, अपोजिशन में बॉलर्स कौन से हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये सब चीजें अपन चेक करते हैं। ठीक है, वैसे ही कंपनीज इन सेम इंडस्ट्रीज, उसके भी जो बिजनेस अप्रोच हैं वो भी डिफरेंट हो सकते हैं बेस्ड ऑन देयर स्टाइल। स्टाइल कैसा है उनका काम करने का, प्रोडक्ट कितने हैं, या प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन, कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं उनके पास, बिजनेस मॉडल कैसा है उनका, कस्टमर सेगमेंट कौन से हैं कि यंग कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाते हैं कि नहीं, फिनेंशियल कंडीशन कैसी है उनकी। ठीक है, तो ये सब चीजें जानने के लिए अपने को दो टाइप का एनालिसिस करना पड़ता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ठीक है, qualitative understanding is more about understanding why a particular business is better one compared to its peers। यानी कि क्वालिटेटिव में ये चेक किया जाता है कि ये कंपनी अच्छा क्यों कर रही है अपने दूसरे कंपटीशन या दूसरे लोगों से अच्छा क्यों कर रही है सेम इंडस्ट्री में, कि जियो अच्छा क्यों कर रहा है। ठीक है, और सैमसंग या आईफोन अच्छा क्यों कर रहा है, बाकी के मोबाइल फोन क्यों अच्छा नहीं कर पा रहे। तो इनकी स्ट्रेंथ क्या है, इनकी वीकनेस क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, मैनेजमेंट कितना क्वालिफाइड और कैपेबल है।
ये सब चीजें क्वालिटेटिव में देखा जाता है, क्वालिटी क्या है इनके बिजनेस की। वही चीज है क्वांटिटेटिव में, वही चीज मैंने पहले भी बताया था, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ लास्ट फ्यू ईयर, कैश फ्लो कैसा है, नगद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, असेट्स एंड लाइबिलिटी कितनी है। तो ये सब चीजें क्वांटिटेटिव अप्रोच में अपने को स्टडी करना होता है। ठीक है। अब थर्ड जो पार्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन विद कंपनीज एंड क्लाइंट, यानी कि कंपनी और क्लाइंट से जब हम एज अ रिसर्च एनालिस्ट अपन इंटरेक्ट करते हैं या मिलते हैं, तो अपनों को क्या क्या चीजें या क्या प्रिंसिपल हैं उसके बारे में बात किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास पे, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। ओके। द पावर ऑफ इंटरनेट गिव एन एनालिस्ट द एबिलिटी टू एक्वायर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। इंटरनेट के पावर आने से एक एनालिस्ट को बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में बहुत, यानी कि एक एबिलिटी आ गई उनमें कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल हो गए। नहीं तो इंटरनेट नहीं था तो क्या होता था, उस समय आदमी मैगजीन पढ़ता था, किताबें पढ़ता था, या रिपोर्ट मंगाता था तो 2-3 दिन तो आने में लगते थे कुरियर से। आज के डेट में तुरंत सब चीजें अवेलेबल है। लेकिन ये क्या है कि डायरेक्ट इंटरेक्शन विद कंपनी एंड क्लाइंट, इंफॉर्मेशन तो बहुत है लेकिन ये सब्सटीट्यूट नहीं हो पाई जो अपन कंपनी और क्लाइंट से जो डायरेक्ट बात करते हैं या इंटरेक्ट होते हैं, उससे इसको सब्सटीट्यूट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अपन को जब भी पर्सनल कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट बनाना है तो बेटर इंसाइट इन द विजन ऑफ कंपनी एंड स्ट्रेटजी टू अचीव द डिजायर्ड गोल, यानी कि अपन जब पर्सनल कम्युनिकेशन या पर्सनल जब मैनेजमेंट से बात करने जाते हैं कि हम उनकी कंपनी के विजन को समझ पाए, उनकी स्ट्रेटजी को समझ पाए, इसके लिए अपने को डायरेक्ट बात करना होता है। ठीक है, उसी के बारे में डिटेल अभी स्टडी करेंगे। However, it may also happen that management mislead the analyst। ऐसा भी हो सकता है कि मैनेजमेंट जो है, हम अगर एज ए एनालिस्ट उसके पास गए हैं तो वो अपन को मिसलीड भी कर सकता है। जैसे कि पॉजिटिव बता सकता है कि बहुत पॉजिटिव है हमारी कंपनी, बहुत अच्छा ग्रोथ है, ये है वो है दुनियादारी, यानी कि एक अच्छी एक पेंटिंग दिखा सकता है। ठीक है, बहुत ही रोजी पिक्चर्स लिखा है ना, पेंटिंग रोजी पिक्चर्स, यानी कि बहुत सारे फ्लावर्स दिखा सकता है, बहुत अच्छी है। टू इनकरेज देम टू राइट पॉजिटिव स्टोरी, एनालिस्ट को ऐसा पॉजिटिवनेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी बता के इनकरेज कर सकते हैं कि हमारे बारे में पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डालो कि मार्केट प्राइस हमारा हमेशा पॉजिटिव रहे। तो एक एनालिस्ट का क्या है काम कि ऑलवेज क्रॉस वेरीफाई करना कि मैनेजमेंट जो बोल रही है वो सही बोल रही है कि नहीं, कि ऐसा तो नहीं है कि झूठ बोल रही है कंपनी, बस ऊपर से हवाए वाली बात है कि एक बैलून है वो ब्रस्ट होने वाला है या एक बबल क्रिएट कर रही है बस। तो इसके लिए भी क्या करना है, दिस कम्युनिकेशन विथ मैनेजमेंट लाइक एनी अदर रिक्वायर एनालिस्ट टू क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड गुड लिसनिंग एबिलिटी, यानी कि अपने को जब उससे उसके उनसे मिलने जाना है तो हमारा थॉट प्रोसेस जो है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, हमारी लिसनिंग की एबिलिटी है सुनने की वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, बट देयर आर फ्यू एडिशनल प्रिंसिपल दैट एनालिस्ट मस्ट कीप इन वाइड while talking to the management of a company। कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं जिसको हमें पहले से ही ध्यान रखना होगा जब हम कंपनी से मिलने जाते हैं। तो पहला है प्री मीटिंग रिसर्च, यानी कि मीटिंग से पहले अपने को रिसर्च करना है। तो वाइल द मैनेजमेंट इज जनरली ओपन द इंटरव्यू विथ रिसर्च एनालिस्ट, यानी कि जब मैनेजमेंट के साथ अपना ओपन इंटरव्यू हो तो they must bear in mind that these opportunities do not come very frequently or therefore must be made full use of whatever they come। ऐसा अवसर हमेशा नहीं मिलने वाला है, ये चीज को हमेशा ध्यान रखना है ना। और उस इंटरव्यू का फुल यूज करना है हमको सब कुछ कंपनी के बारे में जानने के लिए।
बिफोर गोइंग टू मीट अ कंपनीज मैनेजमेंट, हमें लर्न करना है कंपनी के प्रोडक्ट्स का, इंडस्ट्री का और कॉम्पिटिटर का। ठीक है, प्री मीटिंग यानी मीटिंग से पहले कंपनी के बारे में पूरा प्रोडक्ट, इंडस्ट्री और कॉम्पिटिटर के बारे में जानना है। ठीक है, एनालिस्ट को हमेशा फिनेंशियल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, फैमिलियर होना चाहिए कि कंपनी का फिनेंशियल कैसा है, और प्रीवियस ईयर्स के एनुअल रिपोर्ट को अच्छे से स्टडी करके जाना है। वेदर कंपनी हैज बीन एबल टू अचीव द गोल इट हैड बीन इंटेंडेड, यानी कि कंपनी ने प्रीवियस 2-3 साल से जितने अपने गोल बताए थे इन्वेस्टर्स को, उसने अचीव किए कि बस हवाबाजी थी। ये सब चीजें भी एक रिसर्च एनालिस्ट को देखना चाहिए, समझना चाहिए। ओके, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, इंडिपेंडेंट एंड न्यूट्रलिटी ऑफ व्यू ड्यूरिंग द रिसर्च, एनालिस्ट मस्ट हैव अनबायस्ड, यानी कि हमको किसी के तरफ जाना नहीं है, यानी कि किसी अनबायस्ड व्यू ओपिनियन, यानी क्या होता है कि हमको किसी कंपनी का ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं इसने हमको बहुत खातिरदारी की है तो इसके बारे में अच्छा लिखते हैं, या ये हमारे दोस्त की कंपनी है, या इसके कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो बहुत मेरे से फ्रेंडली है, ऐसा तो उनके बारे में ऐसा नहीं है, बढ़िया पॉजिटिव लिख दिए। तो ये अनबायस्ड होता है, किसी का फेवर नहीं करना है, और स्वतंत्र होके अपना एनालिसिस करना है। देयर एनालिसिस शुड बी बेस्ड ऑन फैक्चुअल, यानी कि जो सही इंफॉर्मेशन है, नॉट लीड बाई पर्सनल इंक्लिनेशन, यानी कि पर्सनल अपने को नहीं लेना है किसी में। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी वाला हमको खराब बोल दिया तो उसके बारे में खराब लिख दिया, ऐसा नहीं, या अच्छा बोल दिया तो उसकी कंपनी अच्छा नहीं कर रही है तो भी लिख दी है, ऐसा नहीं। Also, they must make it clear with the management to not reveal any information which is not available in public domain. ठीक है, और मैनेजमेंट को दे मस्ट मेक इट क्लियर विद द मैनेजमेंट टू नॉट, ऐसी इंफॉर्मेशन अपने को नहीं बताना है जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, नेटवर्क सेकंड होता है नेटवर्क। एनालिस्ट मस्ट यूज देयर नेटवर्क टू एक्वायर मोर कॉन्टेक्ट रिलेवेंट टू द रिसर्च, ऐसा नेटवर्क बनाना है कि रिसर्च से रिलेवेंट सभी इंफॉर्मेशन या सभी कॉन्टेक्ट अपने को मिल जाए। हु वुड बी एबल टू प्रोवाइड मीनिंगफुल इंसाइट इनटू द कंपनी परफॉर्मेंस एंड प्लान, यानी कि ऐसे कॉन्टेक्ट से अपने को रिसर्च लेनी है जो उसका मीनिंगफुल परफॉर्मेंस या प्लान बता सके। द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंपॉर्टेंट एक्टिविटी एंड अंडरस्टैंडिंग द हार्ट बीट ऑफ द कंपनी वुड बी द मोस्ट रिलेवेंट। ठीक है, ऐसा इंसान जो कि कंपनी की पूरी एक्टिविटी अंडरस्टैंडिंग जानता हो और दिल हार्ट बीट हो कंपनी का, ठीक है, वो कंपनी के बारे में ज्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन दे सकता है। दिस पर्सन जरूरी नहीं है कि वो टॉप मैनेजमेंट से हो। ठीक है, और क्या देखना है, कॉम्पिटिटर्स, स्टॉक होल्डर्स ऑफ बिजनेस सच एज सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कस्टमर, इन सभी से भी अपने को डेटा कलेक्ट करना है। ठीक है, कैन ऑल्सो प्रोवाइड मीनिंगफुल इनपुट टू एनालिस्ट इन द रिसर्च प्रोसेस। ठीक है, इनसे भी मिल सकते हैं, सप्लायर, स्टॉक होल्डर, कॉम्पिटिटर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कस्टमर। क्लैरिटी ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन कितना क्लियर है। एज अ एनालिस्ट start analyzing a company that would certainly aspect on which they might need more clarity. Time with management would be effectively used if analysts have clear and specific set of question in mind. यानी कि हमारी क्लियरिटी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, स्पेसिफिक क्वेश्चंस होने चाहिए, इजूल फिजूल की बातें नहीं होनी चाहिए कि गए वहां पे कंपनी की एनालिसिस करने, वहां राजनीति की बात कर रहे हैं, ठीक है, या क्रिकेट मैच की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अपन जो गए हैं वहां पे हमको कंपनी का क्लियर व्यू चाहिए, है ना, स्पेसिफिक क्वेश्चंस होने चाहिए। ओके, एंड एडवाइजेबल टू गो विद द क्वेश्चनेयर टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपनी, यानी कि क्वेश्चंस पूछने चाहिए जितने अच्छे पूछ सकें। ठीक है,
अब once analysts are done with research and research report is prepared, they need to communicate their finding to the client. There are certain guidelines एनालिस्ट कुड फॉलो टू कम्युनिकेट विद क्लाइंट। जैसे कि हमारे पास रिसर्च हमारी तैयार हो चुकी है, तो हमको क्लाइंट से किस तरीके से कम्युनिकेशन करना है। दे मस्ट बी रियलिस्टिक इन सजेस्टिंग कंपनी टू देयर क्लाइंट। सजेशन जो भी होगा वो फैक्ट के बेस में, फैक्ट एंड फिगर के बेस पे होगा, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक ऐसा बायस्ड व्यू नहीं देना है कि बहुत ज्यादा अरे बहुत बढ़िया कंपनी ले लो ले लो ले लो ले, अरे 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 ले लो। ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना है, पेसिमिस्टिक नहीं होना है कि नहीं अरे बहुत डल है बेकार है, ऐसा कुछ नहीं बोलना है। जो फैक्ट है वो बताना है, फैक्ट एंड फिगर। कम्युनिकेशन जो होगा वो रिटर्न होगा, रिटर्न रिसर्च रिपोर्ट, और जो कि सिंपल क्लियर एंड कॉन्साइज होनी चाहिए, ठीक है। इफ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे रिसर्च एनालिस्ट के पास उस कंपनी के शेयर्स हैं, तो ये सब सूचना भी आपको रिपोर्ट में देना चाहिए। सच इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज बिफोर हैंड, ठीक है। अजम्पशंस इफ एनी मस्ट बी क्लियरली स्टेटेड इन द रिसर्च। आपकी अजम्पशन क्या है, ठीक है। एब्रीवेशन जार्गन शुड बी अवॉइडेड और एक्सप्लेन क्लियर इन सिंपल वर्ड, ठीक है। जो भी है सिंपल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ लिखा है ना सिंपल क्लियर कॉन्साइज। The role of research analyst is to collect data information from different reliable source। रिलायबल सोर्स से होना चाहिए, ऐसा नहीं कहीं से कुछ भी उठा लिए। अरे भैया हमको भी बताना पड़ेगा ना कि कहाँ से लिए हो, कुछ है उसका, कुछ विश्वसनीय सोर्स है कि बस उठा लिए कहीं से भी। इंटरप्रेट द डेटा इंफॉर्मेशन एंड कन्वर्ट इनटू रिकमेंडेशन दैट देयर क्लाइंट कैन यूज, ठीक है। रिलायबल होना चाहिए। While doing so, it is expected that research analysts would perform their role with utmost sincerity। सिंसियर होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, एथिक्स को फॉलो करने वाला होना चाहिए, विदाउट एनी बायस। फॉलोइंग ऑल द रूल एंड रेगुलेशन आर स्पेसिफिक बाय सेबी बोथ इन वर्ड एंड स्पिरिट, ठीक है। सेबी के द्वारा जो भी रूल एंड रेगुलेशन है उसे उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है, उनके शब्दों के साथ और उनकी स्पिरिट के साथ। For this, it is also recommended to make use of technology like recording device, ठीक है। रिकॉर्डिंग डिवाइस का भी यूज करना चाहिए जब मैनेजमेंट के साथ इंटरव्यू ले रहे हैं। मैनेजमेंट और क्लाइंट के साथ जब बातें हो रही है तो उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन ओनली आफ्टर टेकिंग देयर ड्यू कॉन्सेंट, यानी कि हम उनसे परमिशन लें या उनका हम हमारे पास रहे कि नहीं भैया हम इंटरव्यू में इनको रिकॉर्डिंग अलाउ कर रहे हैं। ऐसा नहीं जासूस जैसे छुप के काम कर रहे हो, वो वाला काम नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। आगे, इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ रिसर्च एनालिस्ट। द जॉब ऑफ रिसर्च एनालिस्ट रिक्वायर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्किल्स, ठीक है। दोनों स्किल होने चाहिए। एनालिस्ट नीड टू हैव हाई डिग्री ऑफ कंफर्ट इन डीलिंग विद नंबर टू बी एबल टू एनालाइज वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर, identify trend, see the interrelation between different factors, or at the same time he need to methodical, have to inquiring mind to be discerning to know where to find relevant information, ability to understand business model and competitive dynamic in a business is another important quality an analyst must process, ठीक है। फिनेंशियल फैक्टर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों होना चाहिए। ट्रेंड को आइडेंटिफाइड करना होना चाहिए, इंटर रिलेशनशिप में होना चाहिए, ठीक है। उनको अपना दिमाग लगाना है कि जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो कितनी ज्यादा हमारे लिए उपयोगी है। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बिजनेस मॉडल को अंडरस्टैंड करने वाला होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव डायनेमिक को जानने वाला होना चाहिए। वही चीजें हैं, उसको रिपीट किया गया है। इन सभी चीजों को यूजिंग दिस स्किल और रिसर्च एनालिस्ट
come with the conclusion whether he would be in favor or against investing in particular industry। इतनी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक रिसर्च एनालिस्ट अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। क्वालिटीज दैट डिसाइड इन अ गुड रिसर्च एनालिस्ट, यानी कि एक रिसर्च एनालिस्ट का क्या क्वालिटी होना चाहिए। गुड विथ नंबर्स, ठीक है, नंबर्स, गुड एक्सेल एंड अदर डेटा एनालिटिकल टूल, क्लैरिटी इन फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, फिनेंशियल कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होना चाहिए। एक्सेल सीट जो है ना उसके बारे में भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अदर डेटा एनालिटिकल टूल के बारे में भी उस अच्छा नॉलेज होना चाहिए। एबिलिटी टू रीड एंड कॉम्प्रीहेंड फिनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट, रीड करने के बाद फिनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट को एक निष्कर्ष पे पहुंचे, ये भी उसके लिए इंपॉर्टेंट है। एबिलिटी टू आस्क पर्टिनेंट क्वेश्चंस, यानी कि अच्छे क्वेश्चन पूछने का एबिलिटी होना चाहिए। अटेंशन टू डिटेल, यानी कि डिटेल जानकारी दे या कलेक्ट कर सके वैसी अटेंशन होनी चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल रिटन एंड वर्बल बहुत बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ सैंपल रिपोर्ट आपको देखने हैं तो बीएससी की साइट्स में कुछ रिसर्च है, एनएससी की वेबसाइट्स में भी कुछ रिसर्च है, इसको आप लोग देख सकते हैं। ओके, ये चैप्टर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं जो कि एनआईएसएम की बुक्स में ही है, तो इसको अपन पहले देख लेते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ रिसर्च एनालिस्ट? तो रिसर्च एनालिस्ट हेल्प देयर क्लाइंट टेक इन्फॉर्म डिसीजन, ये इनका मेन रोल है, ठीक है। एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग, द टू इंपरेटिव पैरामीटर इन्वॉल्व आर अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर? मैनेजमेंट एथिक्स, रेवेन्यू एंड कॉस्ट, इफिशियंसी ऑफ ऑपरेशन, ये तीनों चीजें उसमें होनी चाहिए, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में। तो ऑल ऑफ द अबव। सेल साइड एनालिस्ट जनरली वर्क फॉर मनी मैनेजर्स लाइक म्यूचुअल फंड, हेज फंड, पोर्टफोलियो मैनेजर, नो, ठीक है, गलत। ये बाय साइड होते हैं, जो म्यूचुअल फंड, हेज फंड इन सब के लिए काम करते हैं वो बाय साइड होते हैं, सेल साइड नहीं होते हैं। विच ऑफ दिस क्वालिटी आर डिजायर्ड इन गुड रिसर्च एनालिस्ट? नेक ऑफ नंबर्स एंड इंटरप्रेशन, ठीक है, इंटरप्रिटेशन, क्लैरिटी इन फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं, इसके आंसर्स भी हैं, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिएगा और चाहें तो अपन एक बार, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट लगेगा, इसको रीड कर लेते हैं। What is the primary role of research analyst in the decision making process? प्राइमरी रोल क्या है? डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। इसको देख लीजिएगा और 2-3 बार याद कर लीजिएगा, ठीक है। What is the primary focus of research analyst when understanding the economy? तो प्राइमरी फोकस क्या होता है? चेंज इन मैक्रो इकोनॉमिकल फैक्टर्स, इसको देखना। What is direct interaction with company and client consider important for research analyst? तो डायरेक्ट इंटरेक्शन कंपनीज और क्लाइंट के साथ करने में क्या होता है? उसे एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है। What is crucial quality for research analyst to identify trend and analyze financial factors? So answer good with numbers, okay. What distinguish between buy side from sell side? ठीक है, बाय साइड एंड सेल साइड में क्या चीज डिस्टिंग्विश होती है? तो ये क्या होता है कि जो बाय और सेल साइड में एक ही चीज है, कि जो बाय साइड है उसमें इंटरनल कंजप्शन के लिए होता है, और जो सेल साइड होता है वो दोनों के लिए होता है, इंटरनल यानी कि वो क्लाइंट्स के लिए होता है, ठीक है। व्हाट डिफाइन द नेचर ऑफ आरए रोल? द नेचर ऑफ एनालिसिस, कवरेज एंड यूज ऑफ रिकमेंडेशंस, ठीक है। What analogy is used to illustrate the difference between companies in the same industry? तो क्या एनालॉजी यूज होती है? प्लेयर, स्टेटिक्स एंड स्टाइल, ओके।
7 क्वेश्चंस कंप्लीट। तो प्लीज ये, अगर मैं इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों से शेयर करूंगा, प्लीज पसंद आए तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करना। इतना डिटेल में स्टडी कराने के लिए कम से कम 1-2 आवर्स खुद भी रीड करके आना पड़ता है। ठीक है, तो